नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका वापस ताज करियर इंस्टीट्यूट के आज के इस चैनल पे। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर के अंदर जिस भाग में जाकर डेटा हमारा स्टोर होता है, जहां जाकर हमारा डेटा सेव होता है, वो कितने प्रकार की होती है, कैसे उनका कार्य होता है और उसके पूरे फंक्शंस क्या होते हैं, यही जानकारी हम यहाँ पर एक बार दोहराएंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से जो पिछले गत वर्षों के अंदर विभिन्न परीक्षाओं के अंदर आए हैं, और उसके साथ ही कुछ नए प्रश्न भी हमने यहाँ पर इसको जोड़े। तो मेमोरी को एक बार पढ़ने से पहले क्यों ना एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लिया जाए, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाकर इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में दो मौलिक प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है। चलिए पहले एक बार इसका पूरा एक बार विवरण चेक कर लेते हैं। तो एक मिनट, मैं जाता हूं व्हाइट बोर्ड पे और यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे ये मेमोरी, एक मिनट कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी कितने तरह की होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतया दो भागों में होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी हम भी बोल सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है मुख्य मेमोरी। जो कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जाकर हमारा जिससे इंटरफेस होता है या जिस मेमोरी से हमारा सामना होता है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी के बाद हमारा डेटा या हम डेटा को जिस मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करते हैं वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको कि हम सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। सहायक मेमोरी, इसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी को हम मुख्यतः 3 भागों के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भाग होगा हमारा, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं स्थायी मेमोरी, जिसको हम इंग्लिश के अंदर सामान्यतया बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। दूसरी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, और एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। यानी कि ये नॉन वोलेटाइल है तो ये कौन सी हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी। अब यहां पर एक बात उभर के आई है कि स्थायी और अस्थायी मेमोरी कौन सी क्या होती है। कौन सी मेमोरी के अंदर स्थायी रूप से डेटा होता है, कौन सी मेमोरी के अंदर अस्थायी रूप से डेटा होता है। तो पहले मैं इसका एक बार वापस इसके पार्ट्स कर देता हूं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। ये जो स्थायी मेमोरी है मुख्यतः 4 भागों के अंदर, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला होता है इसका रोम, एक होता है पी रोम, दूसरी होती है ईपी रोम, और एक होती है इसकी ईईपी रोम। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है, जैसे मैं रोम के माध्यम से अगर यहां पर बताऊं, एक यहां पर रोम ले लेता हूं, तो ये इस टाइप की मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये स्थायी रूप से होती है। इसके अंदर डेटा, जो रोम के अंदर डेटा सामान्यतः रखा जाता है, वो रखा जाता है कंप्यूटर की बूटेबल स्टेज, यानी कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाए, जो उसकी प्राथमिक क्रिया होती है कंप्यूटर की, वो सारी इसके अंदर स्टोर की होती रहती है पहले रोम के अंदर। रीड ओनली मेमोरी के अंदर, इसका नाम से जैसे पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी,
ऐसी मेमोरी जहां से केवल रीड किया जा सके, जहां से केवल पढ़ा जा सके। प्रोग्रामेबल, जो प्रोग्राम की जा सके उसके बाद उसको पढ़ा जा सके। ठीक है। ईपीरोम, ये एक बार इसको प्रोग्राम करके इसको वापस रीड ओनली मेमोरी। और इसका होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पीरोम, यानी कि इलेक्ट्रिकल विद्युतीय प्रभाव से। देखिए यहां पर इस वाले जो है, यहां पर डेटा जो ईपीरोम में डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर कर हम पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा यहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है ईपीरोम में। और ईपीरोम में होता है इलेक्ट्रिकल प्रभाव देके, उसके ऊपर विद्युत प्रवाह देकर उसमें रखा हुआ डेटा, पुराना रखा हुआ डेटा को इरेज करके नया प्रोग्राम उसके अंदर डाला जाता है। ये होती है नॉन वोलाटाइल। और अस्थायी के अंदर केवल एक होती है, वो होती है रैम। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी तो यहां हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी भाषा में जो इसके सामान्य भाषा में हम इसको आम बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं और कंप्यूटर ओपन करने के बाद जो कोई भी उसमें काम करते हैं और जब तक उसको सेव नहीं करा देते तब तक वो प्रोग्राम हमारा रैम में रहता है। अब जैसे यहां पर लग रहा है अस्थाई, तो अस्थाई का मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम उसमें या हमारा लिखा हुआ, जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं, ये मान के चले हमने एमएस वर्ड ओपन करा, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद में हम वहां पर टाइपिंग कर रहे हैं और हमने उसको सेव नहीं कराया। तो जब तक हम उसको सेव नहीं कराया और जब तक हम उसको टाइपिंग करेंगे तो हमारा डेटा वहां रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक किन्हीं कारणों अगर कंप्यूटर बंद नहीं होता है तभी तक हमारा डेटा रहेगा। किसी भी कारण से अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, शटडाउन हो जाता है या लाइट चल जाती है, उसके कारण बंद हो गया, तो हमारे उस मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा, जैसे आपने देखा हो कि वर्ड में हमने टाइप करा, अचानक लाइट चली गई, दोबारा जब हमने ओपन करा तो हमारा डेटा वहां से इरेज हो जाता है, तो वो अस्थायी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी को मैं यहां पर लिख देता हूं। एक तो होती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, फ्लॉपी, ये सारी डिस्क हमारी सहायक मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है, एक बार चाहो तो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट खींचकर रख सकते हैं कि मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन वापस अपने पुराने प्रोग्राम पे आएंगे, और सॉरी प्रोग्राम के अपने प्रश्न पे आएंगे और अपने प्रश्न नंबर 1 से इसको करना चालू करेंगे। और हम देखेंगे कि जितने भी प्रश्न हमने उसमें रखे हैं, संकलित करें, वहां पर जितना भी हमने उसका कलेक्शन बनाया वो सारी इसी मेमोरी के ऊपर निर्भर है। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न था, यह रहा, कंप्यूटर में दो मौलिक प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर 13 जून 2024 के अंदर आ चुका है प्रश्न कि कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो प्राइमरी होती है पर मेजर कोई सी भी नहीं हो रही। दूसरा है प्राइमरी और सेकेंडरी, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी। वहां पर यह भी आ सकता है, मुख्य मेमोरी होती है, सहायक मेमोरी होती है, प्राथमिक, सेकेंडरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। निम्न में कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है? तो देखो यहां पे एक चीज है, मैं यहां पे एक चीज आपको बता दूं, जिसकी भी भंडारण क्षमता यानी कि जिसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी प्रोसेसिंग कम होती है, और जिसकी स्टोरेज कम होती है
उसकी प्रोसेसिंग तेज होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी का जो निर्धारण किया जाता है वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर किया जाता है। ठीक है, यहां पर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में काफी लंबा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, काफी ज्यादा में मात्रा में, पर इसकी प्रोसेसिंग इनके बाकी के कंपैरिजन में काफी कम होती है। सीडी की इनके कंपैरिजन में, बाकी दो के कंपैरिजन में कम होती है, हार्ड डिस्क से ज्यादा है। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होगी? जिसकी प्रोसेसिंग तेज होगी, और वो कहलाती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी हमने यहां पर पढ़ा था इसके अंदर, प्राथमिक मेमोरी के अंदर। तो कैश मेमोरी की कैपेसिटी सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो ये सबसे महंगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें दूसरे वाले पे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भंडारण उपकरणों के उनकी भंडारण कौन सा भंडारण उपकरणों के उनकी भंडारण क्षमता के संदर्भ में सही क्रम को निरूपण करता है? यानी सही क्रम किसका है? इसका सही क्रम कौन सा है? भंडारण, यानी कि इसमें भंडारण पूछा है, स्टोरेज, यानी कि सबसे कम स्टोरेज किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है। तो अभी जैसे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा, उसमें देखा सबसे कम किसकी होती है? कैश की। उससे ज्यादा किसकी होती है? प्राथमिक, यानी कि रोम वगैरह, रोम पीरोम वगैरह इनकी ज्यादा होती है। और द्वितीयक मेमोरी की सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम इसमें काफी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि कैश वगैरह में नहीं कर सकते। कैश क्या? एक मेमोरी होती है जो प्रोसेसर को, यानी कि कभी कभार क्या होता है, अगर डेटा ज्यादा स्टोर हो जाए तो प्रोसेसर जो होता है वो डायरेक्टली एक मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को पिकअप करना चालू कर देता है। ये एक इनपुट और उसके बीच में एक मेमोरी होती है प्रोसेसर की में, तो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस वहीं से लेना चालू कर देता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है, जिसके कारण हमारा समय बचता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में। बहरहाल यहां पर पहला अपना आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए दूसरे के ऊपर आते हैं। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच में, अभी जो वही मैं बता रहा था, ये कैश मेमोरी किन दोनों के बीच में काम करता है? तो कैश मेमोरी काम करता है सीपीयू हार्ड डिस्क नहीं, सीपीयू और रैम, रैम और रोम, और इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके बीच में काम करता है? ये कहां से इसका डेटा उठाएगा और कहां को देगा? ये काम करता है सीपीयू और रैम के बीच में। एक कैश मेमोरी ली जाती है, रैम सीधा अपना डेटा वहीं से उठाएगी, ठीक है, सीपीयू से। तो यहां पर कैश मेमोरी, जिससे कि उसका जो काम है वो बच जाता है, यानी कि उसका हमारा टाइम बच जाता है, डायरेक्टली स्पीड उसकी हाई हो जाती है। तो कैश मेमोरी एक मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, जो उसके बीच में काम करती है। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है? एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? फ्लिप फ्लॉप के एक सर्किट के सेट को कहते हैं, जहां पर कि डेटा होता है। तो काउंट, अब जो एक चीज हो रही है यहां पे, कैश से भी फास्ट स्पीड जिस चीज की होती है, अगर बाय द वे उदाहरण के अंदर वहां पर आ जाता है कि भाई सबसे तेज मेमोरी या एक क्रम निर्धारण कि इन मेमोरी के अंदर सबसे तेज मेमोरी स्पीड किसकी होती है प्रोसेसिंग, तो सबसे ज्यादा तेज होती है वो रजिस्टर्स की होती है। सबसे पहले रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैश आता है, फिर प्राथमिक आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। सबसे कम स्टोरेज क्षमता जिसकी होती है रजिस्टर की होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। कैश की उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड रजिस्टर की तुलना में कम होती है कैश की। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फ्लिप्स के एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर भी डेटा स्टोर किया जाता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संग्रहण है अस्थायी। बताइए इसका आंसर। एक्यूमुलेटर, इसके अंदर आंसर होगा बफर। हम बफर को यूज करते हैं और इसका जो नाम होता है वो एमबीआर होता है, पूरा नाम मेमोरी बफर रजिस्टर। ये एक तरीके का रजिस्टर ही है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। एड्रेस और रैम के अंदर तो होता नहीं है डेटा स्टोर, क्योंकि रैम यहां से ही डेटा को पिक करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बफर। दूसरे के प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। मेमोरी के कार्यक्रम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू से जाता है। बहुत बढ़िया। सीपीयू से क्या जाता है बताइए। कंप्यूटर किस तरीके से मतलब डेटा को पिक करता है? मेमोरी के कार्यक्रम में यानी मेमोरी के प्रोग्राम में प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू से क्या जाता है? तो सीपीयू से क्या जाता है? देखो, सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो मेमोरी से प्रोग्राम को क्या करता है? उठाता है। तो सबसे पहले करता है फैच, फिर फैच क्योंकि फैच करना यानी उठाना, वहां से पिक करना। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकता क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब होता है सीधा आउटपुट को शो कर देना। डिकोड यानी कि उसको प्रोसेस करना, काम में लाना। तो डिकोड पहले डेटा आएगा तो ही तो डिकोड होगा वो, क्योंकि उसका जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन, उसका परिवर्तन कब होगा, प्रोसेसिंग में कब आएगा? जब वो लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो फैच, फिर हमारे पास डेटा आ गया यानी कंप्यूटर के पास डेटा चला गया। अब उसको वो फैच करेगा, सॉरी डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के पश्चात जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको वो एज अ आउटपुट शो करेगा। तो यहां पर हो जाएगा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट सीक्वेंस को फॉलो करता है। सबसे पहले डेटा को लिया जाता है, तत्पश्चात उसको डिकोड करा जाता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट यानी कि आउटपुट के रूप में उसको शो करा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। कंप्यूटर के संबंध में इसका एक बार पहले भी शायद लास्ट क्लास के अंदर अपन इसको पढ़ा था कि 1 KB क्या होती है, मतलब जो कंप्यूटर की यूनिट्स होती है, मेमोरी यूनिट्स स्टोरेज की, वो किस आधार पर होती है। तो एक बार इसको देखिए, बताइए क्या होता है। जल्दी से इसके आंसर बताइए। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए इसको मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। 8 बिट्स किसके इक्वल होते हैं? 1 बाइट के। ठीक है। 1024 बाइट्स किसके इक्वल होते हैं? 1 KB के। 1024 KB किसके इक्वल होती है? किलोबाइट किसके इक्वल होती है? 1 MB के। और 1024 MB 1 GB के। ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब बताएं किसका रहेगा? 1 KB 1 KB 1 GB। तो 1 KB किसके इक्वल होती है? 1 KB होती है 1024 की। तो हमारा ये वाला प्रश्न, तो नीचे भी देखते हैं 1 GB किसके इक्वल होती है? 1 GB 2000 MB के। यहाँ सॉरी 1024 MB के। यहाँ पर लिखा हुआ है 1022, ये गलत। 1 TB तो यहाँ पर 1 TB का है भी नहीं। हालांकि 1 TB को अगर देखा जाए तो 1 TB किसके इक्वल हो जाती है? 1024
जीबी के, 1 TB। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 KB। आप इसको एक बार लिख लें इस वाले को कि क्या क्या होता है। 1 KB किसके इक्वल होती है, ये क्या इक्वल होती है, इसको कहते हैं किलोबाइट। इसे कहते हैं मेगाबाइट, इसे कहते हैं गीगाबाइट, और इसे कहते हैं टेराबाइट। ठीक है, आंसर सेकेंड नंबर 1 KB इज इक्वल्स टू 1024। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कौन सा सर्वाधिक मेमोरी साइज को दिखाता है, तो गीगा, मेगा, किलो, तो यहां पर हो जाएगा टेराबाइट। जैसा अभी अपन ने लिखा था, टेराबाइट सबसे ज्यादा होता है, सबसे छोटा किलोबाइट होता है, उससे बड़ा मेगाबाइट होता है, उससे बड़ा गीगाबाइट होता है, सबसे बड़ा टेराबाइट होता है। ठीक है, अगले पे आते हैं 10 नंबर। मेमोरी जो स्टैटिक और गैर परिवर्तनशील है, यानी कि नॉन वोलाटाइल है, गैर परिवर्तनशील, अस्थाई। ठीक है, वो है, दोनों है, वो कौन सी है, जो मेमोरी स्टैटिक भी होती है, स्टैटिक भी होती है, और नॉन वोलेटाइल। रैम हो नहीं सकती, बायोस नहीं है, कैश भी नहीं है, तो यहां पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, रोम। रोम ही एक ऐसी मेमोरी है जो स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोग बनाती है, रोम। ये रोम जानकारी रोम में जानकारी आसानी से अपडेट की जा सकती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, आसानी से नहीं होती, या तो उसको पराबिंग या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल करा जाएगा, तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है रोम में डेटा गैर अस्थिर है। गैर अस्थिर का मतलब स्थिर है। ठीक है, अर्थात ये विद्युत शक्ति के बिना भी रहता है, बिल्कुल सही है। रोम बहुत बड़ी मात्रा में सस्ती डेटा भंडारण क्षमता प्रदान करता है, नहीं, रोम में ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, और कंप्यूटर के विभिन्न ब्रांडों के बीच रोम चिप्स आसानी से बदल जाए, रोम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, रोम में डेटा गैर अस्थिर रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। निम्न में से असंगत का चुनाव करें। असंगत यानी कि ओड, ओड यानी कि इसमें से आप देखिए चार एक तरफ, मतलब चार में से कोई तीन एक श्रेणी के होंगे और एक अलग ही श्रेणी का होगा, तो बताएं वो कौन सा है। 12 नंबर है, देखो ये मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, तीनों मेमोरी हो गई। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि रोम में स्टोर होता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो स्टोरेज का होता है रोम में। तो फर्मवेयर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर है एक तरह का।
जो कि स्टोर होता है रोम में, बाकी सब मेमोरी है। तो इसमें से अलग क्या हो गया, असंगत ओड क्या हो गया, फर्मवेयर। ठीक है, रोम, हार्ड डिस्क, मुख्य मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले वाले पे। कौन सा मेमोरी का प्रकार कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है? मुख्य मेमोरी का हिस्सा कौन सा नहीं है? अब मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो? रैम है, रोम है। पहला वाला चार्ट अगर एक बार देखिए अपन वापस, मैं पहले वाले चार्ट पे जाता हूं, यहां पे। ठीक है, अब वहां पर था मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो चेक करें अपन एक बार। रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है, कैश भी है और रैम भी है, हमारे पास ये है। अब वापस उस पर चलते हैं तो पता लग जाएगा हमारा हिस्सा कौन सा नहीं है। चलिए यहां पर आगे अब बताएं। ये राम, रैम, रोम, पी रोम तीनों थे वहां पे, कौन सा नहीं था? एक रजिस्टर। रजिस्टर उसका मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होता, हालांकि इसमें डेटा स्टोर होता है। ठीक है, वो डेटा केवल इसी के लिए होता है कि वो प्रोसेसिंग के लिए उसको लाया जा सके, जबकि वो मेमोरी का मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होता। तो ये रजिस्टर। ईपीरोम का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? ईपीरोम पहले लिखा था और वहां पर इसका नाम भी बोला था। ईपीरोम कौन सा है? इरेजेबल, बिल्कुल। प्रोसीजरल, जो प्रोसीजर में होता है। रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एफिशिएंट। तो इरेजेबल तो देखो इरेजेबल रहेगा। आप अगर कई प्रश्न नहीं आए, अगर बाय द वे आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसमें से वही तर्क संगत को छांटना। तो मैं आपको बताता हूं, 3 के अंदर इरेजेबल आ रहा है, ठीक है, यानी कि 3 में से एक तो कंफर्म है, ये हमारे पास ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं पी पे। रोम के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामेबल है, ठीक है, तो यानी कि प्रोग्रामेबल भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं उसको आगे नहीं बढ़ रहा। प्रोग्रामेटिक नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर रखा हुआ डेटा को किसके माध्यम से लिखा जाता है? इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से रोम के अंदर डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। आंसर हो जाएगा इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते 15वें पे। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को अपनी सामग्री हटाने के लिए, वेरी गुड, पराबैंगनी किरणों प्रकाश की आवश्यकता होती है? पराबैंगनी से बर्निंग भी होता है और वहां पे इरेजेबल भी होता है। इरेजेबल किसका होता है बताएं? ईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इसके अंदर उच्च विद्युतीय प्रभाव से डेटा को इरेज करके लिखा जाता है। डी रैम डायनामिक रैम होती है, इसको सामान्यतया हमारे जो मोबाइल के अंदर, जैसे आपने कभी सुना हो किसी से कि मोबाइल कितना ले रहा है कि यार 4 GB रैम है पर इतने हार्ड डिस्क है, तो वो जो रैम का जिक्र कर रहा है वो ये वाली डी रैम कहलाता है, डायनामिक रैम होती है। एस रैम नहीं होती, ये कैश मेमोरी होती है, ठीक है। एस रैम स्टैटिक रैम कहते हैं जिसको। डी रैम। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा? कंटेंट हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इरेजेबल, जिसको हटाया जा सके, ईपी रोम। चलिए आगे वाले पे आते हैं। सॉल्वेबल, ईईपी रोम, 3-4 बार इसका भी जिक्र हुआ है। ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल हो रहा है, प्रोसीजर नहीं, प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी।
तो इसका आंसर हो जाए, और ये आ भी चुका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर, प्रथम में और द्वितीय वाले पेपर के अंदर भी आया था। तो यहां पर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर उच्च विद्युतीय प्रभाव से यहां पर डेटा को इरेज किया जाता है और उसके पश्चात दोबारा डेटा को यहां पर स्टोर किया जाता है। चलिए 17 रैम से क्या तात्पर्य है? अभी वहां पे अपन ने पढ़ा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहां लिख रहा है? रीड नहीं, रीड एक्सेस, रियल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई जगह पर आपको इसकी जगह पर, ये वैसे कब आया था? इकोनॉमिक्स के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में भी आ चुका, और कनिष्ठ लेखाकार के अंदर भी ये 2012 के अंदर आया, 2016 में आया था कि इकोनॉमिक्स में रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका असली नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और सामान्यतः आमतौर बोलचाल की भाषा में इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं किसी जगह पर, लेकिन पूर्ण रूप से जो इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है, वो यही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि इसमें डेटा हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि जैसा पहले बताया था कि हम जितना भी काम करते हैं कंप्यूटर स्विच ऑफ होने से पहले या सेव करने से पहले, वो सारा डेटा हमारा रैम के अंदर ही रहता है। हम उस रैम से डेटा निकालकर हम हार्ड डिस्क सेकेंडरी के अंदर डालते हैं, सेकेंडरी या पेन ड्राइव या ब्लू रे या सीडी, कुछ किसी के अंदर, पर रैम इसका हो जाएगा आंसर। अगले 18वें के कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी का हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है, अस्थायी रूप से, यानी कि क्या होगा? वोलेटाइल, है ना? रीड ओनली, तो रीड ओनली तो क्या है? स्थायी है। ठीक है, रैंडम क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी, ये भी स्थायी, तो बचा क्या यहां पे? अस्थायी। तो अस्थायी के लिए आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, 19 नंबर पे आते हैं। सेविंग एक प्रक्रिया है, क्या है? किसे कहते हैं सेव? अभी पिछले कुछ प्रश्नों के अंदर मैंने सेविंग के बारे में जिक्र भी करा है कि सेविंग क्या है, सेविंग किसे कहते हैं। हम कोई डॉक्यूमेंट को अगर सेव करा रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करा रहे हो, तो वो क्या कहलाती है? मेमोरी में, स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की, नहीं, इसको तो कतई ही नहीं होता है, तो आउटपुट के लिए बाहर जा रहा है। संपूर्ण रूप बदलने की, नहीं, ये भी एडिटिंग है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं? सेविंग। मेन मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा है, रैम में डेटा रखा हुआ डेटा है, हम उसको स्टोरेज माध्यम में, स्टोरेज माध्यम सेकेंडरी के अंदर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, कुछ भी, वहां पर उसको क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, या तो फाइल के अंदर जाकर सेवेज कर देते हैं, या उसको वहां पर कॉपी करते हैं, वही कॉपी करना। तो यहां पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, मेमोरी को कॉपी करना। ये RSCIT के अंदर आ चुका है 2023 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आजकल के कंप्यूटर में उपलब्ध रैम की साइज क्या है? सिंपल, वो ये भी बोला था कि भाई हमने फोन परचेज करने के, लैपटॉप परचेज कंप्यूटर करने के, भाई रैम कितने की इसमें, कि 4 GB रैम है। ठीक है, कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा कि हमने एमबी में पहले आया करती थी 512 MB, अब नहीं आती, अब 1 GB 2 GB 4 GB तो नॉर्मल रैम। ठीक है, तो अभी नॉर्मल आजकल चल रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिंपल, इसमें गीगाबाइट के रूप में हम देते हैं। 4 GB 8 GB किसी के अंदर मैक्सिमम होती है, 8 GB चल जाता है। कुछ गेमिंग पर्पज या कई विशेष कार्य करने के लिए फिर वो अपनी मेमोरी को अपग्रेड कराते रहते हैं, वो मेमोरी बढ़ती है, पर अभी तक वो GB में ही चल रही है मेमोरी।
दूसरा, अगला 21, 21 नंबर, खाली स्थान को निश्चित समय अंतराल बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऐसी कौन सी रैम है? हेडमास्टर एग्जाम 2018, और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी रैम है जिसको कि पर्टिकुलर अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की, रिफ्रेश का मतलब है उसको रीलोड करने की आवश्यकता होती है। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, मैग्नेटिक रैम या ऑप्टिकल रैम। तो देखिए मैग्नेटिक रैम तो अब मैग्नेटिक मेमोरी तो अब आना बंद होगी। ऑप्टिकल मेमोरी जो सीडी डीवीडी होती है तो उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। और क्या होगा इसका? स्टैटिक मेमोरी जो इसको ज्यादा इसको हम स्टैटिक है तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, और इन दोनों को तो होती ही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डायनामिक, जिसको हम डी रैम कहते हैं। डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी स्पीड वैसे भी एस रैम से धीमी होती है। ठीक है, एस रैम महंगी आती है, डी रैम फिर भी इसके कंपेयर में सस्ती होती है डेटा। और अगर हमको इसमें डेटा कम मात्रा में जमा होता है तो इसको समय कुछ पर्टिकुलर निश्चित अंतराल के बाद इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। रिफ्रेश करने का मतलब होता है वापस उसको सेव कराना। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी रैम। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर दूसरा प्रश्न। कौन सा एसडी रैम का प्रकार नहीं है? एसडी रैम, ये एसडी रैम राजस्थान पुलिस 2022 के अंदर आया था, यानी कि हो सकता है चांसेस हो कि इस बार आ जाए। तो देखो एसडी रैम, पहले तो यहां पर देखें, नाम को देखो, एसडी रैम लिखा हुआ है। ठीक है, एसडी रैम यानी डायनामिक रैम है। तो डायनामिक रैम है, ये तो कंप्लीटली स्टैटिक रैम है। तो डायनामिक रैम होती है वो DDR1, DDR2, DDR4, ये चारों उसके प्रकार हैं। तो इसका प्रकार जो नहीं है वो है एस रैम। एस रैम अलग ही एक रैम हो जाती है, तो एस रैम इसका प्रकार नहीं है एसडी रैम का। ठीक है, DDR1, DDR2, DDR4 ये एसडी रैम के ही प्रकार है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले वाले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से सबसे कम एक्सेस टाइम सबसे कम पढ़ चुके हैं ये भी अपन। सबसे कम एक्सेस टाइम यानी जो फास्ट काम करे, फास्ट, वो कौन सी है इन सब में से? सबसे ऊपर वाली कैश मेमोरी सबसे कम एक्सेस टाइम होता है, इसीलिए वो फास्ट होती है और महंगी होती है इनके कंपैरिजन में। तो निम्नलिखित में से सबसे कम कौन सी होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? ये अपन ने लिखा था वहां पे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का, यहां पर एग्जांपल्स लिखे थे। रोम कहां था? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रोम। एसडीआर प्रकार की एसडी पर डेटा को एसडीआर किसे कहते हैं? देखिए यहां पर भी कुछ चीज आपको बता दूं। सीडीआर, ये कई सीडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक होता है CDRW। सीडीआर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली।
रीड ओनली। ये होता है सीडी रीराइटेबल, यानी कि जिसको राइट किया जा सकता है, जिसके ऊपर बार बार लिखा जा सकता है। ये होता है रीड ओनली, यानी कि कई बार आप इसके अंदर रीड कर सकते हो। तो सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कई बार पढ़ा जा सकता है साहब सीडी के अंदर। फिर कई बार पढ़ा, बिल्कुल कई बार पढ़ा जा सकता है, पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है राइट। जब ये पहली बार बनती है सीडी या जब बन रही हो, तब सिंगल टाइम पे इसको राइट किया जाएगा एक टाइम पे, लेकिन मल्टीपल टाइम पे इसको रीड किया जाएगा। ठीक है, और तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। कई बार पढ़ा, सिर्फ एक बार पढ़ा और कई बार लिखा, तो कई बार लिखा तो कई बार जाता है। आरडब्ल्यू के अंदर पढ़ा भी कई बार जाता है, सिर्फ एक बार लिखा जाता है। बिल्कुल सही है, एक बार लिखा जाता है लेकिन पढ़ा कई बार जाता है। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो कई बार पढ़ा पर लिखा एक बार जाता है। ये सीईटी के अंदर आ गया है 4 फरवरी। सूचना सहायक का प्रश्न, कौन सा चुंबकीय उपकरण है? कौन सा इसमें चुंबकीय उपकरण है? मैग्नेटिक। तो मैग्नेट आज पहला तो है टेप। टेप बिल्कुल मैग्नेटिक है। अब यहां पर क्या टेप का यूज होता था? तो पुराने समय में जब हार्ड डिस्क फ्लॉपी से पहले मैग्नेटिक टेप यूज किया जाती थी, और मैग्नेटिक टेप को सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता था। इसकी अगर मैं तुलना करूं तो तुलना हम यूं कर सकते हैं कि पुराने टाइम पे जो ऑडियो कैसेट चला करती थी, जहां पर हम गाने उसमें स्टोर करते थे, 1 2 3 4 क्रम से गाने होते थे। अगर मेरे को 3 नंबर का गाना सुनना है तो मुझे पहले आगे और 2 उन दोनों गानों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर तीसरा गाना आएगा वहां पे। ठीक है, तो वो सिक्वेंशियल टाइप में होती थी। हार्ड डिस्क के अंदर भी क्या प्लेट्स लगी होती है, तो वो भी एक तरह से इसके अंदर चुंबकीय ही कार्य करती है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये दोनों ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 व 2। सिक्वेंशियल डिवाइस अभी जिक्र करा है इसका, क्या होगा? सबसे समझने की दृष्टि से इसको जो मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क है सीडी की तरह। तो मुझे सीडी के अंदर गाना चलाना है तो हम डायरेक्टली रिमोट से या उस बटन पे 3 नंबर को ही प्रेस कर देते हैं, तो वो सीडी से वो डायरेक्टली वो गाना चल जाता है। जबकि टेप ऑडियो कैसेट, अगर मुझे 3 नंबर का गाना सुनना है तो मुझे पहले के 2 फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, तब जाकर मैं 3 पे आऊंगा। वापस मेरे को 1 को जाना तो रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाकर मैं 1 पे जाऊंगा। तो सिक्वेंशियल डिवाइस होता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि भाई क्या होता है, तो इसको सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका मैग्नेटिक टेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे, अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला है? इनपुट आउटपुट। डिस्प्ले यूनिट तो आउटपुट नहीं करती, इनपुट तो कैसे करेगी? ये डिस्प्ले यूनिट डिस्प्ले करती है, टाइपराइटर नहीं। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क के अंदर इजीली मैग्नेट आजकल आना बंद हो गई है। फ्लॉपी डिस्क को जैसे इंसर्ट करा, हम उसमें डायरेक्टली डेटा को कॉपी कर सकते हैं। सीडी के अंदर राइट होने में टाइम लगता है, पेन ड्राइव के अंदर भी कर सकते हैं, पर यहां पर वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीघ्रतम में फ्लॉपी डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? पटवारी प्रारंभिक परीक्षा। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है उसके अंदर? तो देखिए इसका एक, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो एक तरीके से हम इसको यूं समझ सकते हैं कि सीडी, अगर पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम पे ग्रामोफोन आया करते थे।
उन ग्रामोफोन के अंदर एक बड़ी सी कैसेट लगा करती थी, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड को लगाकर वहां पर एक पिन लगा दिया जाता था। वो रिकॉर्ड कंटिन्यूअली घूमता रहता वहां पर अपनी एक एक्सिस के ऊपर, और उसके ऊपर रखा हुआ रीडर उसके अंदर रखे हुए डेटा को रीड करता था। सेम मैकेनिज्म कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर भी होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम जैसे सीडी प्लेयर, मतलब सीडी को सीडी प्लेयर के अंदर जब डालते हैं तो जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद एक रोड के अंदर वो फिक्स हो जाता है और उसके चारों तरफ रखी हुई सीडी घूमना चालू करती है। उस सीडी के ऊपर एक रीडर आकर वहां पर फिक्स हो जाता है और वह अपनी एक लेजर बीम के थ्रू उसके अंदर रखे हुए डेटा को वहां पर पढ़ना चालू करता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, देखिए ये सीडी है और यहां पर इसका होल, इसके कंसर्न सकेंद्रिक कई सारे यहां पर सर्किल्स होते हैं और ये सर्किल्स वापस कई भागों के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है, जो सर्किल वाले भाग है कॉन्सेंट्रेट, इनको कहते हैं हम ट्रैक्स, और ये ट्रैक्स वापस पुनः कई सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। ये वाले ये कहलाते हैं सेक्टर्स। तो हम जो डेटा का स्टोर करते हैं वो इन सेक्टर्स में करते हैं। रीडर क्या होता है, हमारा ऊपर आकर रीड करेगा, ये सीडी उसके अंदर मूव करना चालू करेगी। ठीक है, मूव घूमती रहेगी और घूमते घूमते जो हमारा रीडर है इसके अंदर रखा हुआ राइटर को रीड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, लेजर। यांत्रिकी मैकेनिकल घूमता है, बस एक ही वो यांत्रिकी रीड थोड़े कर पा रहा है। रीड तो वो लेजर के कारण या राइट तो लेजर के कारण ही हो रहा है। सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है, सीडी रोम किसको प्रदर्शित करता है, क्या बताता है सीडी रोम? कॉम्पैक्टेबल नहीं होगा, अभी पहले पढ़ा था रीड ओनली मेमोरी। दूसरा नंबर कॉम्पैक्ट इज रीड ओनली मेमोरी को ये प्रदर्शित करता है। एक सीडी आरडब्ल्यू का भी याद रखना, सीडी आरडब्ल्यू किसे कहते हैं, रीराइटेबल, जिसमें बार बार हम राइट कर सकें। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की क्रिया क्या कहलाती है? देखो, सीडी राइट करना, इसको मैं अगर यूं कहूं कि सीडी को में फाइल को कॉपी करना नहीं, राइट करना, उसको कहते हैं सीडी में राइट करते हैं, राइट करते हैं। और राइट करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? स्टोरिंग नहीं, कॉपी करते हैं पर कॉपिंग नहीं कहलाती, पेस्टिंग भी नहीं कहलाती, वो कहलाती है बर्निंग। जैसे कहते हैं सीडी बर्निंग करना, मैं यहां पर यूं लिख दूं सीडी बर्निंग। हम सीडी को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, बर्न जला नहीं रहे, बर्न कर रहे हैं, यानी रीड कर रहे हैं उसको। और बर्निंग नाम किस लिए आया, लेजर। पहले वाले प्रश्न में था ना, लेजर तकनीक का यूज किया जाता है, लेजर उसके चारों तरफ घूमना चालू करती है, वो उसके ट्रैक एंड सेक्टर्स को रीड करना या राइट करना चालू करती है, तो वह पद्धति बर्निंग कहलाती है, स्टोर करना। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बर्निंग। (32) इसका एक क्लास में भी अपन ने जिसका जिक्र करा था कि कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का क्या तात्पर्य है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, वीडियो भी नहीं है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका आंसर है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए, सीडी के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB की होती है, और डीवीडी के अंदर जो कैपेसिटी आती है वो आती है 4.5 GB। ठीक है, सीडी के अंदर कितने, 700 MB, डीवीडी के अंदर 4.5 GB। डीवीडी के अंदर मल्टी लेयर्स होती है, इसके अंदर सिंगल लेयर होती है। इसको अगर आम साधारण भाषा में हम समझे तो सीडी के अंदर एक ही लेयर होती है, एक ही पन्नी होती है, और उसी एक के ऊपर
डेटा राइट किया जाता है, इस कारण उसकी कम कैपेसिटी होती है। डीवीडी, जबकि डीवीडी के अंदर मल्टी लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर जमी होती है। पहली बार जब सबसे पहले चलेगी फर्स्ट लेयर के ऊपर राइट होगा, तत्पश्चात उसके बाद सेकंड लेयर पर राइट होगा, उसके बाद थर्ड लेयर पर राइट होगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसी कारण इसकी 4.5 जीबी हो जाती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे जिप ड्राइव का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? जिप ड्राइव का उदाहरण कौन सा है? सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या मेमोरी? जिप ड्राइव का इसका उदाहरण है वो है सीडी। ना तो मेमोरी कार्ड होगा, ना हार्ड डिस्क होगा। हार्ड डिस्क तो उस कंप्यूटर के अंदर थी। पेन ड्राइव के अंदर नहीं होता। तो सीडी इसका जिप ड्राइव का उदाहरण है। निम्नलिखित में भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि को स्टोर कर सकते हैं? बताइए। सबसे ज्यादा राशि, सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा किस में हम स्टोर कर सकते हैं? ब्लूरे अभी ये नई स्टोरेज डिवाइस आई है। अगर मैं हार्ड डिस्क को अगर हटा दूं तो ब्लूरे सबसे ज्यादा है। लेकिन हार्ड डिस्क अभी के टाइम पे हार्ड डिस्क में भी जो कैपेसिटी आ रही है वो काफी ज्यादा की हार्ड डिस्क आ रही है। तो इसके अंदर जो मुख्य डीवीडी के अंदर 4.5 जीबी होती है, फ्लैश डिस्क नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ब्लू-रे से ज्यादा होती है। ठीक है, ये 500 जीबी 1 टीबी की भी आती है। तो वे यहां पर 1 टीबी 2 टीबी हार्ड डिस्क। तो यहां पर ब्लू-रे से ज्यादा डिस्क जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क की होती है। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स संबंधित अभी बताया था, यहां पर एक चित्र बनाया था मैंने कि हाँ सीडी के अंदर जो डेटा जाकर स्टोर कहां होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? हार्ड डिस्क, प्रिंटर, माउस। और यहां पर तो सीडी का बताया था, यहां पर तो है ही नहीं कुछ भी। फिर क्या करें? किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, अगर ये है तो यहां पर मेमोरी से संबंधित है। इनमें से मेमोरी छाटी है हार्ड डिस्क से, और वैसे भी हार्ड डिस्क से, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, भले वो उसकी विड्थ कम होती है लेकिन उस एक विड्थ में कई सारी लेयर्स होती है। जैसे सीडी के अंदर एक फिल्म होती है गोल, वैसी कई सारी फिल्म्स उस एक हार्ड डिस्क के अंदर अरेंज होती है और उसमें भी ट्रैक ऑन सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक्स वो सर्किल के रूप में होते हैं। एक उसमें कई सारे गोले 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 सकेंद्रिक गोले होते हैं, जिसमें कि एक केंद्र उनका एक होता है और कई सारे गोले। फिर वो सारे सर्किल्स डिवाइड होते चले जाते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, जिनको कि हम ट्रैक सेक्टर्स बोलते हैं, और सर्किल्स उसके ट्रैक्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? एक प्रश्न पहले आया था हार्ड डिस्क का कि निम्न में से मैग्नेटिक क्या है, चुंबकीय क्या है। उसके आधार पर बता सकते क्या होगा इसका आंसर? बताइए। चुंबकीय धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का उसके ऊपर लेप किया जाता है, माइलिन कोटेड वो उसके वहां पर। ठीक है, तो उसका एक यहां पर मेटल ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जो एक उसके ऊपर एक लेप बनाया जाता है फिल्म के ऊपर, जो उसके ऊपर पन्नी होती है। और यही सीडी के अंदर भी कराया जाता है। सीडी के अंदर जो उसकी फिल्म होती है
अगर आप कभी सीडी का यूज करें तो प्लास्टिक के ऊपर से उसकी एक पन्नी होती है, उस पन्नी को अगर आप हटाएंगे तो उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड का एक लैप होता है, ठीक है, उसके अंदर ही डेटा जाकर स्टोर होता है, वो कहलाता, वो चुंबकीय धातु ऑक्साइड होता है। 37 वो प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। वेरी गुड, ये कई बार हम इसको काम में लेते हैं, कई बार इसको दूसरे साधारण शब्दों में, ये कब आया था? 24 में। अच्छा, इसी साल आया, पिछले साल, 2 साल पहले, सॉरी, पिछले साल आया, 25 चल रहा ना, पिछले। वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा ट्रैक और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। कौन सी में? देखो, कई बार हमारा जो जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, वो पूरी भर गई। पूरी भरने का मतलब क्या है? उसका पूरी भरने का मतलब है कि उसके अंदर जो ट्रैक और सेक्टर्स है वो कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, सारे भर गए। अब हम क्या करते हैं? नए ट्रैक और सेक्टर्स जनरेट करेंगे। नए ट्रैक और सेक्टर्स जनरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस हार्ड डिस्क को क्या करते हैं हम? कहते हैं ना, यार डेटा बहुत ज्यादा हो गया, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? ट्रैकिंग, कभी नाम नहीं सुना। क्रैशिंग, तो क्रैशिंग का मतलब होता तोड़ना, नहीं। अलॉटिंग, अलॉटिंग भी हमने कहीं नहीं सुना, तो इसमें अपने कौन सा वर्ड जो सबसे सुन रखा है वो है फॉर्मेटिंग। हम उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के कारण उसके अंदर रखे हुए ट्रैक और सेक्टर्स हैं वो दोबारा बनना चालू होते हैं, विभाजित होना चालू हो जाते हैं। 37 का आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? कई बार मिटाया, बार 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 बार। RSCID 6 दिसंबर 2020। CDR पहले हो चुका। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, रीड ओनली है, यानी कि एक बार लिखा जाएगा, कई बार पढ़ा जाएगा। अब दोनों में आ गया, यानी कि भाई एक बार लिखा जाएगा, कई बार। यहां पे पूछा है कई बार मिटाकर लिखने, तो रीराइटेबल। अभी पहले वाले प्रश्न के अंदर भी मैंने जिक्र करा था कि यहां पर RW का मतलब रीराइटेबल, जिसके अंदर बार 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 हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? CDRW। R का मतलब री, W का मतलब राइट। हम बार बार लिख सकते हैं CDRW से। और R का मतलब होता है रीड ओनली, केवल एक बार लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ उसको आप कई बार सकते हो। यहां पर CDRW रीराइटेबल होती है और इसके अंदर वापस वो डेटा उसकी लेयर के अंदर बनना चालू हो जाए, मतलब स्टोर करना चालू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए 39, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है। बिल्कुल सही है। डिस्क में तो क्या होता है, हाथों हाथ डेटा रीड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली उस नंबर पे पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने तुम आपको ऑडियो कैसेट और सीडी प्लेयर का मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे सीडी प्लेयर में से गाने सुनने डायरेक्टली पे नंबर पे पहुंच जाते हैं, तो एक्सेस टाइम कम होता है। बिल्कुल सही। ये भंडारित डेटा को अनुक्रमित एक्सेस देता है। कौन देता है? मैग्नेटिक डिस्क। तो भैया अनुक्रमिक का तो देता ही नहीं है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है, ठीक है। तो इसमें यह भी नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होगा? अनुक्रमिक तो बिल्कुल नहीं होता। डिस्क के अंदर जो डेटा वैसा डालता है, सिक्वेंशियल फॉर्म में थोड़े जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 39। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्ड ड्राइव का प्रकार, 39 था क्या? निम्न में कौन सा हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है?
हार्ड ड्राइव का, हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है, तो इसके अंदर जो प्रकार नहीं है वो है ये यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके द्वारा हम बाहर की जानकारी को कंप्यूटर के अंदर प्रवेशित करवा सकते हैं। यूएसबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क और टेप, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतया मैग्नेटिक टेप और डिस्क, डिस्क आ गया यानी कि सेकेंडरी है, सॉफ्ट कॉपी है नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड सॉफ्ट कॉपी हमें मॉनिटर पे मिलती है, हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर पे मिलती है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। डिस्क आ गया, डिस्क यानी डीवीडी, सीडी, वो सारे कौन से हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पहले वाला जो अपन ने स्टार्टिंग फर्स्ट स्क्रीन देखी थी, सेकेंडरी स्टोरेज वहां पे लिखे गए थे, तो उसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क डिस्केट, अभी डिस्केट क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क की तरह एक डिस्केट स्टोरेज की एक डिवाइस होती है, उसकी तुलना में हार्ड डिस्क महंगी होती है। हार्ड डिस्क, ठीक है, में भंडारण क्षमता कम होती है। हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता नहीं, ज्यादा होती है हार्ड डिस्क में, तो गलत है। अधिक सुवाह्य होती है, अधिक महंगी होती है। यस, हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है, धीमी नहीं होती। हार्ड डिस्क भी फास्ट होती है और अधिक महंगी होती है। हार्ड डिस्क ज्यादा महंगी आती है कंपेयर टू डिस्केट में, तो इसका आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, अधिक महंगी होती है। हार्ड डिस्क ज्यादा कॉस्टली आती है। अगले नंबर पे चलते हैं 43। निम्न में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक मेमोरी यानी रैम है जिसमें अतिरिक्त तुलना सर्किट होता है, कंपैरिजन सर्किट पाया जाता है, जो एकल क्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम बनाता है? तो एड्रेस बेस्ड मेमोरी नहीं, सेकेंडरी मेमोरी तो हमारी कंप्लीटली हो जाएगी। ऑक्सिलरी मेमोरी भी वही वाली होती है सेकेंडरी मेमोरी, तो ये दोनों नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव मेमोरी, 4 नंबर। ठीक है, चलिए 44 पे आते हैं। मेन मेमोरी से डिस्क पे जाने की, मेन मेमोरी से डिस्क पे जाने की क्रिया क्या कहलाती है? मेन मेमोरी है हमारी कौन सी? प्राइमरी। उससे डिस्क पे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक जगह से दूसरी जगह पर वो स्वैपिंग होती है। स्वैपिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें से मेन मेमोरी में से रखा हुआ डेटा द्वितीयक मेमोरी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है या कॉपी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैपिंग। क्योंकि टर्मिनेशन का मतलब होता है उसका बिल्कुल हटाना। क्रैशिंग तो वही तोड़ना। इंटरप्शंस ये भी नहीं होगा। स्वैपिंग, और स्वैप का मतलब भी होता है अदला बदली। हमने यहां से डेटा उठाकर वहां पर रख दिया, ठीक है, और डिस्क पे रखा है। पैंतालीस नंबर पे आते हैं 45 पे। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी का अर्थ क्या है?
ये कई बार हमने सुना होगा कि एसडी कार्ड दे दो, एसडी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है 45 पे, एसडी का फुल फॉर्म और एमएमसी का फुल फॉर्म, एसडी कार्ड लगा दो, एसडी कार्ड लगा हुआ है, एसडी कार्ड को कहते हैं हम सिक्योर डिजिटल और मल्टीमीडिया, एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड, एसडी कार्ड और मल्टीमीडिया कार्ड। इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल कार्ड एंड मल्टीमीडिया कार्ड। दोनों में एक अंतर है, हम जो कैमरा वगैरह डीवीआर वगैरह में जो यूज करते हैं वो सारे एसडी कार्ड होते हैं बड़े वाले का, और जो हमारे मोबाइल के अंदर या किसी गेमिंग जोन वगैरह में हम जहां पे यूज किए जाते हैं वो सारे एमएमसी कार्ड होते हैं। ठीक है, एसडी कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड और ये मल्टीमीडिया कार्ड। फोर्टी 46 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत की पहचान करें। कैश मेमोरी यादृच्छिक अभिगमन यानी रैम और सीपीयू के बीच में रखी जाने वाली भौतिक, बिल्कुल सही है, ये एक सही है। फिर उसके बाद सीपीयू की तर्क इकाई यानी कि लॉजिक यूनिट संख्या अक्षरों के, बिल्कुल लॉजिकल यूनिट एक्सप्रेस करती है ये। फिर नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर आउटपुट समन्वय करती है, बिल्कुल, यानी कि तीनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं यहां से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 1 2 3 सही। सीपीयू की लॉजिकल यूनिट एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट तुलना करती है, लॉजिकल वो ये सर्च करती है कि ये बड़ी है या वो बड़ी है, तार्किक संबंधित कार्यों को करती है। उसके अलावा नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट हो, तो नाम ही कंट्रोल यूनिट है तो उसके बीच में बैलेंस बना के रखेगी। और ये कैश मेमोरी भी बताया था कि रैम और सीपीयू के बीच में रखी जाती है, हाई स्पीड मेमोरी, तो वो कैश मेमोरी होगी। तीनों सही है। अगला बढ़ते हैं अपन, सम्मिलित कीजिए। यहां पर वापस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या, सम्मिलित कीजिए 47। चलो, द्वितीयक मेमोरी बिट ने तो इकाई होती है, आंतरिक स्मृति, लघुत्तम स्मृति इकाई। तो लघुत्तम स्मृति बिट एक ऊपर से चालू करता है। द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क ये हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल संग्रहण, तो ऑप्टिकल संग्रहण किस हो जाएगी हमारे पास, ये वाली आंतरिक स्मृति रैम और लघुत्तम ये वाली बिट। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ए का आंसर 3, बी का आंसर 2, सी का आंसर 4 और डी का आंसर 1। 3 2 4 1। सॉरी, एक मिनट सीडी रॉन्ग, एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको 1 मिनट रुको, 1 मिनट वापस। द्वितीयक मेमोरी डिस्क स्टोरेज A2, B3, C4 और D1, ये रहेगा इसका आंसर सही। वो दोनों के बीच में कॉम्पैक्ट स्टोरेज वाला हो गया था, ये ऑप्टिकल वो कॉम्पैक्ट होता है, डिस्क स्टोरेज नहीं, डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये हो जाएगा A2, B3, C4 और D1। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी डिस्केट मेमोरी होती है, ऑप्टिकल के अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क चला जाएगा। आंतरिक मेमोरी रैम होती है और लघुत्तम बिट होती है। 2 3 4 1।
दूसरे वाले पे आते हैं। कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता यानी कि इन दोनों की सत्यता का सर्वोत्तम? प्राथमिक स्टोरेज की एक्सेस स्पीड द्वितीयक, बिल्कुल सही। पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें रैम और रोम की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल होती है। हार्ड डिस्क एक तृतीयक स्टोरेज, थर्ड स्टोरेज कौन सी होती है? ये तो सेकेंडरी होती है, थर्ड तो कोई स्टोरेज ही नहीं होती। तो हमारा पहला सही है और ये दूसरा गलत है, क्योंकि हार्ड डिस्क, क्योंकि कंप्यूटर में दो ही तो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, थर्ड तो होती ही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का। पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 49, चलिए आगे 49, कौन सा सत्य कथन है? कौन कौन से इसमें से सही है? 3 लिखे, तो 3 में से कौन से? द्वितीयक भंडारण इकाई यानी सेकेंडरी की तुलना में प्राथमिक फर्स्ट के एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही है। यहां से 1 नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा यानी कि ये 3, 1, 2 और 3 में से 1 हो सकता है। दूसरा आता है प्राथमिक भंडारण यानी कि फर्स्ट प्राइमरी स्टोरेज क्रमिक अधिगमन, सिक्वेंशियल एक्सेस करती है। ऐसा नहीं है, प्राथमिक नहीं करती, सेकेंडरी करती है, सिक्वेंशियल क्योंकि टैप का काम करती है। यहां पर तो रैम रोम होते हैं, रैम रोम में कहीं पर भी डेटा जाकर स्टोर हो सकता है, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, तो सेकंड गलत। फिर आगे द्वितीयक भंडारण इकाई गे वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा 1 और 3। नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है द्वितीयक भंडारण इकाइयां, सेकेंडरी और वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे आज के। निम्नलिखित मेमोरी में उनकी गति के अनुसार क्रम को लगाएं। निम्नलिखित में से उनकी गति के अनुसार तेज से धीरे यानी सबसे तेज कौन सा, फिर उससे धीरे कौन सा, फिर उससे धीरे कौन सा, फिर उससे धीरे कौन सा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहां पे इसको तो रैम की जगह इसको रैम है ये, हम इसको पहले कर चुके जहां पर मैंने बताया था। अब यहां पर सारे आगे, तो इसके अंदर सबसे उसी के अकॉर्डिंगली चल जाएगी। सबसे कम जिसकी क्षमता होती है उसकी एक्सेस पावर यानी कि उसकी प्रोसेसिंग सबसे तेज होगी। जिसकी भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी कम है, जिसकी कम है उसकी ज्यादा होगी एक्सेस स्पीड, और जैसे जैसे भंडारण क्षमता बढ़ती रहेगी एक्सेस स्पीड वैसे वैसे कम होती रहेगी। तो शुरुआत करें सबसे पहले तेज से धीरे। तो सबसे मैं नंबरिंग करना चालू कर रहा हूं। सबसे पहले हो जाएगा 4। क्यों? रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर सबसे छोटे होते हैं, भंडारण क्षमता इसकी कम होती है, पावर इसकी सबसे ज्यादा होती है, एक्सेस पावर सबसे ज्यादा होती है। दूसरा हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं कैश पे। कैश मेमोरी इससे ज्यादा होती है रजिस्टर से ज्यादा, क्योंकि कैश के अंदर रजिस्टर से ज्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाएगी। फिर हमने एक बार पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कैश, एक मिनट इसको भी मैं यहां पर लिख दूं, कैश। ठीक है, और कैश किसके मध्य होता है? रैम के और सीपीयू के, यानी कि कैश से निकलकर डेटा हमारा कहां जाएगा? रैम में जाएगा। तो रैम के अंदर ज्यादा डेटा है तो इसकी स्पीड कैश की तुलना में कम होती है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कैश 4 3, ये कौन सा 1। ठीक है, और उसके बाद एसएसडी,
ये एक तरह का रैम है जिसके कारण जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाया जाता है एसएसडी लगाकर, तो वो हो जाएगा 5वां नंबर। इसकी भंडारण क्षमता रैम से ज्यादा होती है एसएसडी की, और सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता होती है एसडीडी हार्ड ड्राइव की, यानी कि 2। तो सबसे तेज कौन सी होती है? 4, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 2, यानी कि सबसे ज्यादा रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर आता है हमारे पास एसएसडी, और सबसे अंतिम में सबसे धीरे क्रम की जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो यहां पर केवल एक चीज आपको ध्यान रखने की कि जिस किसी की भी भंडारण क्षमता स्टोरेज कम है उसकी एक्सेस पावर ज्यादा होगी, और जिसकी भंडारण ज्यादा है उसकी कम होगी। तो लीजिए, ये थे आज के हमारे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जितने भी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका पूरा एक यहाँ पे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।